साथियों नमस्कार। आपका हमारी चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया। इसमें हम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की बात करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे एक एक लाइन में कि किस जजमेंट में क्या बात हुई थी। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपको सेक्युलरिज्म की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। और इंडिया में जो सेक्युलर ट्रेडिशन है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके बारे में कई सारे आयाम है, कई सारे डायमेंशंस हैं, कई सारे पहलू हैं, उसको आपको समझने में मददगार होगा। तो आज हम लोग 6-7 केस देखेंगे जिसमें हम ये मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे मामलों में कैसे फैसले दिए हैं, किस तरह के फैसले दिए हैं जो कि लैंडमार्क जजमेंट के रूप में अ, देखा जाता है और आने वाले जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि लैंडमार्क, कि वहाँ से ट्रांजिशन हो जाता है, वहाँ से चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जैसे केशवानंद भारती केस बिफोर 1973 एंड आफ्टर 1973, दोनों एक एरा है कि 1973 से पहले कैसे देखा जाता था चीज़ों को, 1973 के ऑनवर्ड्स कैसे चीज़ों को परसीव किया जाता है, कैसे उसको देखा जाता है। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज के लैंडमार्क जजमेंट में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जजमेंट हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास जो जजमेंट आता है 1954 में, सिरूर मठ केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके समझ को डेवलप करने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हुई थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी, इसको प्रोपोज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी ये एक डॉक्ट्राइन होगा जिससे हम टेस्ट करेंगे कि विच इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एंड विच इज नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। और इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इज एबल टू डेसिफर कि कौन सा एसेंशियल प्रैक्टिस है एंड विच इज नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस, विच मीन्स इट इज अलाउिंग और इट इज गिविंग state option that what you can regulate and what you cannot regulate. What you can regulate is non-essential practice, which is also called secular practices, which is not related to core religious values. And what you cannot regulate, or what where you cannot interfere, that is essential religious practice that you cannot regulate. यानी you have two dimensions. अब इसको अगर आप देखेंगे कि ये रिलीजियस डोमेन है, रिलीजियस डोमेन, रिलीजियस डोमेन, ये है आपका स्टेट। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता, अगर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म कॉन्सेप्ट होता तो ये वॉल ऑफ सेपरेशन है जो कि स्टेट को रिलीजन से अलग करता है। यानी स्टेट कैनॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस डोमेन, जैसा कि यूएस में है। यूएस में अमेंडमेंट के बाद, यूएस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें कहा गया कि स्टेट कैनॉट रेगुलेट ऑन रिलीजन्स। यानी रिलीजन के बारे को रेगुलेट करने के लिए स्टेट लॉ बना ही नहीं सकता है। दैट इज वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडिया के कॉन्सेप्ट में क्या है कि स्टेट कैन वेरी वेल रेगुलेट, स्टेट कैन रेगुलेट रिलीजियस अफेयर्स। अब ये जो रिलीजियस अफेयर को स्टेट रेगुलेट करेगा, यानी हमारे यहां क्या है कि ये जो रिलीजियस डोमेन है और ये स्टेट है, स्टेट इट कैन इंटरफेयर, इट कैन इंटरफेयर। इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे, ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूएस का एग्जांपल आप ले सकते हैं, और ये है इंडिया। इंडिया कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस एक्टिविटीज एंड रेगुलेट रिलीजियस अफेयर्स। अब ये बाउंड्री क्या होगी, कहां तक रेगुलेट करेंगे, किस रेगुलेशन को हम मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, किस रेगुलेशन को हम मानेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहां पे जो है एसेंशियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एसेंशियलिटी, कोर रिलीजियस बिलीफ है। अगर कोर रिलीजियस बिलीफ है, कोर रिलीजियस बिलीफ, यहां पे स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर, यहां पे स्टेट शुड नॉट, नो इंटरफेरेंस। यहां पे स्टेट जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, एक वॉल ऑफ सेपरेशन है, स्टेट कैनॉट इंटरफेयर। लेकिन रिलीजन का जो सेक्युलर डोमेन है, रिलीजियस एक्टिविटीज का जो सेक्युलर एक्टिविटीज ऑफ रिलीजियस है, रिलीजन जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसका चैरिटेबल एक्टिविटीज है, जहां पे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल रहा है, जहां पे हॉस्पिटल खोल रहा है। रिलीजन के और सारे डायमेंशन भी हैं जहां पे आपका कोर वर्शिप की तरीके हैं, जहां पे आप रिसाइट कर रहे हैं मंत्राज को चांट कर रहे हैं, या फिर कुरान के आयत को पढ़ रहे हैं, उसको आप पढ़ रहे हैं, या फिर
बाइबल के टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं, आप कैसे पूजा अर्चना करते हैं, क्या चढ़ाएंगे क्या नहीं चढ़ाएंगे, ये सारा कोर रिलीजियस बिलीफ है। पूजा का तरीका क्या होगा, वर्शिप का नेचर क्या होगा, ये पूरा कोर रिलीजियस बिलीफ है जिसमें स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर। लेकिन जब वही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एक ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी इस डोमेन से बाहर निकल के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल होता है, सोशल एक्टिविटीज में शामिल होता है, चैरिटेबल डीड करता है, जहां वो ऑर्फनेज खोलता है, जहां वो हॉस्पिटल खोलता है, जहां वो स्कूल स्टेब्लिश करता है, फिनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व करता है, डोनेशंस ले रहा है, बहुत सारे एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये सारे एक्टिविटीज जो होंगे उसको हम बोलेंगे नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज या सेक्युलर एक्टिविटीज विच स्टेट कैन रेगुलेट। तो ये वाला जो डॉक्ट्राइन है 1954 का, इसको हम सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया, आपका हिजाब को बैन किया जा सकता है या नहीं, तो क्या हिजाब एसेंशियल कोर एसेंशियल बिलीफ है या नहीं है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। या फिर इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, उसमें भी इस डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी को इन्वोक किया गया। इसलिए 1954 का जो ये लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें अ, तमिलनाडु में जो सिरूर मठ है, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो एक्ट था, जो कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया था कि उसके फिनेंशियल फंड को मैनेज किया जाए, उसके डोनेशन को मैनेज किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर डेट थे, तो ये चैलेंज किया गया कि क्या ये मठ में इंटरफेयर कर सकता है, स्टेट के पास पावर है, स्टेट क्या कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, कहाँ तक इंटरफेयर कर सकता है। तो वहीं पे एसेंशियलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी का प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया और उसको एक्सप्लेन किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी है, जहां एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में हम लोग डिमार्केट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एसेंशियल प्रैक्टिसेस विच मींस स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर, एंड नॉन एसेंशियल फीचर्स स्टेट कैन इंटरफेयर एंड रेगुलेट। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो आपके स्क्रीन पे है, बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। इसमें क्या हुआ था कि इस केस में क्या हुआ था कि तीन बच्चों को, तीनों सिबलिंग्स थे, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट सिंगिंग, दे refused to sing India's national anthem. They refused to sing India's national anthem. But they were standing quietly, silently, in respect. जैसा कि हम खड़े होते हैं सावधान मुद्रा में और जनगण मन गाते हैं, तो वो लोग सावधान मुद्रा में डिसिप्लिन मैनर में खड़े थे, बट दे वर नॉट सिंगिंग नेशनल एंथम एंड दे रिफ्यूज टू सिंग। व्हाई? बिकॉज वो जो थे जेहोवा विटनेस थे। जेहोवा एक आप कह सकते हैं कि एक ब्रांच ऑफ जेहोवा जो विटनेसेस हैं आर ए ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट बिलीव्स इन जेहोवा, who is the only God and creator of all life on earth. His first creation was Jesus Christ. Jehovah Witnesses try to live according to the Jesus Christ mission as closely as possible. तो ये क्रिश्चियनिटी का एक आप कह सकते हैं कि ब्रांच है जो बिलीव करता है कि ओनली गॉड नीड्स टू बी प्रेड, नथिंग एल्स। तो इनका अपना जो कंसाइंस था, जो आप कहते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, जहां पे आप अपनी अंतरात्मा की बात सुन सकते हैं। अगर आपका कंसाइंस अलाउ नहीं करता है गॉड के अलावा किसी और को वर्शिप करना, तो आप नहीं करेंगे, ये फ्रीडम आपको 25 देता है। उनका जो निकाला गया था स्कूल से, उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, उस सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनल किया, बोला कि दिस वायलेट्स देयर फंडामेंटल राइट। और क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अंडर आर्टिकल 25 इंक्लूड्स द राइट टू रिमेन साइलेंट इफ अ प्रैक्टिस वायलेट्स वंस रिलीजियस बिलीफ। और राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो अ राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। वहां भी 19 में भी ये राइट है कि राइट टू रिमेन साइलेंट, नॉट टू स्पीक। तो आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है और आर्टिकल 25 के अंतर्गत जो राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है उसका भी वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को जो एक्सपेल किया गया था, कहा गया कि इसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का वायलेशन हुआ है, और अगर वो रेस्पेक्टफुल मैनर में खड़े हैं तो दैट इज मोर देन सफिशियंट। दैट इज मोर देन सफिशियंट। यू मस्ट नॉट फोर्स समवन टू sing national anthem. So this was one of the most important judgment where you can say that Supreme Court said that
Respect is sufficient and no law mandates singing. Setting a key, this judgment sets a key precedent for individual liberty over enforced nationalism. सो एनफोर्स्ड नेशनलिज्म के ऊपर ये एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि इवन स्टैंडिंग रिस्पेक्टफुली मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग योर नेशन, योर नेशनल एंथम. नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट थर्ड जो केस है आपका फादर स्टैनिस्लॉ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इस जजमेंट में क्या हुआ था? इस जजमेंट में देखेंगे कि राइट टू जो प्रोपोगेट है आर्टिकल 25 के अंतर्गत, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 के अंतर्गत दिया गया है, उसमें 4 पिलर्स में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. उसमें एक जो है वो है प्रोपोगेट. प्रोपोगेट का मतलब होता है कि टू प्रोमोट योर रिलीजियस टेनेट्स, उसके बारे में प्रचार प्रसार करना, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जानकारी दिलाना कि हमारे धर्म में ये है, हमारे धर्म में ये खासियत है. लेकिन ये जो रिलीजियस एंटी कन्वर्जन लॉज आए थे उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में उस टाइम पे, उसको ये फादर स्टैनिस्लॉ चैलेंज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एंटी कन्वर्जन लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये परमिट करता है प्रोपोगेशन, एंड प्रोपोगेशन मीन्स टू कन्वर्ट. उन्होंने ऐसे उसको इंटरप्रेट किया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया कि आर्टिकल 25 आपको अलाउ करता है टू प्रोपोगेट, बट इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट. आपको कन्वर्ट करने का कोई अधिकार नहीं देता है. टू कन्वर्ट आप सिर्फ अपने जो रिलीजियस टेनेट्स हैं, रिलीजियस बिलीफ हैं, उसको आप ट्रांसमिट कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो, बट बाय ग्रीड और फोर्सफुल कन्वर्जन यानी लालच देकर या डरा धमका के अगर आप किसी को कन्वर्ट करते हो तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो फोर्सफुल कन्वर्जन इज नॉट अलाउड बाय ल्योर या लालच देके, या फिर बाय फियर, बाय ग्रीड और बाय फियर, दोनों ही नहीं अलाउड है. अब थर्ड हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो जजमेंट है, फोर्थ सॉरी, सायरा बानो केस 2070, which is famously, you all must be aware about this triple talaq. Triple talaq was challenged in this case. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, नॉट ट्रिपल तलाक पर से, बट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जो आप तलाक 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 बिना टाइम के सीधा एक बार में तलाक तलाक कह दिया बिना पॉज लिए हुए. अगर पॉज लेके तलाक 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 कुछ समय के इंटरवल के बाद अगर आप कहते हैं तो दैट इज स्टिल वैलिड. लेकिन इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है, तलाक बिद्दत, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया और कहा कि यहां जो मैंने आपको फर्स्ट वाले जो केस में बताया था कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वर्सेस नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजमेंट में जो किया था, यहां भी उसने इन्वोक किया कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं है, इसलिए दिस कैन बी रेगुलेटेड बाय स्टेट. अगर कोर रिलीजियस बिलीफ नहीं है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, दैट मीन्स स्टेट कैन रेगुलेट. और एंड इट डायरेक्टेड द state to formulate a law criminalizing instant triple talaq, which Parliament formulated a law in 2019 and enacted. So you can understand the importance of doctrine of essentiality. This was invoked in Saira Bano case, triple talaq case. Next, we have Sabrimala temple judgment, that is in 2018. What was the context? In Sabrimala, menstruating women of age 10 to 50 are excluded from entry. They are not allowed to enter into the temple premises. Now, this case, women activists reached Supreme Court that this is discriminatory and this is unconstitutional. It is violating Article 14, that is equality. Equality, male and female के बीच में जो equality की बात करते हैं. Even all male and female have equal right under Article 25. It is not talking about women or men, but it is talking about persons. And male and female should not be discriminated under Article 25. They all should have this right to practice, profess, propagate religion or follow our own conscience under Article 25. So this is discriminatory and violating the fundamental right given under Article 25. This was challenged. Now this Supreme Court has a dilemma.
Constitution says that we must respect equality, principle of equality. Any democracy is founded on the principle of equality. And this religious practice is discriminating against women, that is non-democratic, that is against the violation, against the principle of equality. Now, the Supreme Court जो judgment में कहता है कि constitutional morality must trump customary religious practices. Yani constitution morality means what is right or wrong according to constitution. What is right according to constitution? That is principle of equality. That should be given priority over customary religious practices. यानी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के साथ खड़ा होता है और कहता है कि दिस प्रैक्टिस इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड वुमेन शुड बी अलाउड टू एंटर इन द टेंपल. अब इसमें जो लॉर्ड अयप्पा जो कहते हैं, डिवोटीज ऑफ लॉर्ड अयप्पा, जिन्होंने ये रूल बनाया कि वुमेन शुड नॉट बी अलाउड, अब इसको ये सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन मानने से इनकार करता है सुप्रीम कोर्ट. जो हमने डिनोमिनेशन लास्ट वीडियो में देखा था कि डिनोमिनेशन का एक यूनिक नेम होना चाहिए, एक कॉमन प्रिंसिपल होना चाहिए जिससे लोग जुड़े हुए हों. कोई जरूरी नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम हो, उसके अंदर का सब सेक्ट भी हो सकता है जिसको हम डिनोमिनेशन मान सकते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन अंडर आर्टिकल 26, जिसके पास ग्रुप राइट्स है टू ओन, अक्वायर प्रॉपर्टी, टू एस्टेब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एंड मैनेज इट्स ओन अफेयर्स. अब इस लॉर्ड अयप्पा जो डिवोटीज हैं, इसको डिनोमिनेशन मानने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया. यानी दे कैन नॉट मेक नॉर्म्स, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर ओन अफेयर्स. सो कॉन्ट्राडिक्टरी. आर्टिकल 26 और आर्टिकल 25 के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था कि 26 के अंदर का आपको फ्रीडम है, फ्रीडम टू मैनेज योर ओन अफेयर्स, हाउ स्टेट कैन इंटरफेयर, एंड दिस टेम्पल का devotees of Lord Ayappa have made a norm, made a rule, and they are allowed to administer their own institution. How state can interfere in that? Still, this matter is sub judice under 7 judges. This will be, judgment will come. Then we'll see what happens. But as far as until now, you can say that constitutional morality was given weightage over the traditional, customary religious practices. Yani principle of equality withstood. Next case है Safin Jahan case 2018, that is also known as Hadia case. This is very interesting case where a Hindu और 24-year-old medical student, जिसका नाम बाद में हदिया हुआ, उसका नाम था अखिला अशोकन. She was 24-year medical student, converted to Islam and married Safin Jahan. उसने शादी किया, अपना धर्म कन्वर्ट करके, इस्लाम कन्वर्ट करके और शादी किया. बट उसके फादर ने केरला हाई कोर्ट में केस फाइल किया, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, अलिजिंग शी वाज ब्रेन वॉश्ड एंड फोर्सिबली कन्वर्टेड. लव जिहाद का इसको डायमेंशन दिया गया कि शी वाज फोर्सिबली कन्वर्टेड. एंड हाई कोर्ट जो है हदिया के फादर यानी अखिला अशोकन फादर के साथ खड़ा होता है और कहता है कि उसने शादी जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, उसने उसको अनल कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया मैरिज को, और कहा कि शी वाज वीक एंड वल्नरेबल एंड गेव द कस्टडी ऑफ द गर्ल टू हिज फादर. शादी को एनल कर दिया. अब ये जो मामला है, अब देखिए कि वो एक अडल्ट वुमेन है, 24-year-old. सो दिस मैटर रीचेज सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है उसमें वो देखेंगे कि कहा कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल फंडामेंटली रॉन्ग है, फंडामेंटल प्रिंसिपल का वायलेशन करता है, और उसने रीस्टोर्ड मैरिज को रीस्टोर कर दिया. अब इसमें उसने जो क्या क्या जो बातें कही आप देखेंगे कि दिस इज ऑटोनॉमी ऑफ एन अडल्ट. ऑटोनॉमी ऑफ एन अडल्ट विच मीन्स the court held that an adult has the absolute right to choose their life partner and their religion. आर्टिकल 25 जो राइट देता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म आप मान सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. कोई एडल्ट है, उसका अडल्ट को ये ऑटोनॉमी है कि वो किसी भी रिलीजन को. सेकंड जो उस कहता है कि आर्टिकल 21 जो है राइट टू लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ मैरिज. दैट इज guaranteed and protected under Article 21, that you can choose your life partner. That is your freedom of choice. If you are an adult, more than 18 years of age, she was 24. So
State or the judiciary cannot intervene in the private sanctuary of a marriage between two consenting adults. That was the Supreme Court's judgment. And interlinking 21 and 25, uh, the court said that the right to choose a religion is a matter of conscience under Article 25, and right to marry a person of one's choice is integral to Article 21. तो इसमें आपको 21 और 25 दोनों आर्टिकल के एग्जाम्पल में आप इसको दे सकते हो कि कैसे एक 24 ईयर ओल्ड जो है खुद डिसाइड कर सकता है किससे शादी करेगा नहीं करेगा। सेवेंथ जो आपके सामने है एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। वैसे ये केस रिलीजन से रिलेटेड नहीं है बट सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which means secular principles cannot be altered by parliament. Parliament, even by amendment, cannot change the secular principles of our constitution. And it also defined the secularism. A secular state treats all religions equally, not promoting atheism, and is crucial for democracy. Which is crucial for democracy? किसी एक पार्टिकुलर धर्म को सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करना, नास्तिकता को आप प्रमोट नहीं करेंगे या किसी भी धर्म को आप प्रमोट नहीं करेंगे स्टेट, and which is crucial for democracy, which means synonymous to freedom, equality, liberty. अब ये आपके पास जो मैंने सारे केस का वन लाइनर समरी है जिसको आपको याद करने में आसानी होगी। सिरूर मठ 1954 क्रिएटेड डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी, जिसमें हमने देखा एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल के बीच में डिफरेंशिएट किया गया। Essential practices cannot be regulated, non-essential practices can be regulated by state. स्टेनिस लॉ केस में नो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अदर्स, इसमें एंटी कन्वर्जन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। बिजोय इमैनुअल, उसमें नेशनल एंथम वाला केस था जिसमें स्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट वाज सफिशिएंट एनफ, नॉट सिंगिंग नेशनल एंथम इज नॉट वायलेशन ऑफ नेशनलिज्म। सायरा बानो 2017 ट्रिपल तलाक इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस, so that was declared unconstitutional. Sabrimala, constitutional morality trumps exclusionist traditions. Constitutional morality was upheld. Constitutional morality is given greater weightage over social traditions and customs. The Hadia case 2018, Safin Jahan, right to choose a spouse and faith or life partner or any religion is a part of liberty and privacy, that should not be interfered with. Any judiciary or state cannot interfere with consenting adults. So this is for today's lecture. Thank you once again. We'll meet soon with article 29 and 30 where we'll see rights of minorities, who is minority, that we'll discuss in that class. Who is considered minority in India, what are the parameters, how to decide who is minority, the recent controversy that you can see in Jammu and Kashmir over a medical college where people were demanding only Hindus should get admission, why majority of the people who got admission are Muslims. Will understand this fundamental right of minorities under Article 29 and 30, then you will better correlate with this current issue. Okay, we'll meet very soon. Thank you very much. Good night.